the First World War, Khilafat and non-cooperation. In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas. अब हमने 1919 के बाद ये देखा कि जो नेशनल मूवमेंट था ये नए नए एरिया में फैल रहा था, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, उसके साथ बहुत नए नए सोशल ग्रुप्स जुड़ते जा रहे थे, एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और उनका जो स्ट्रगल का तरीका था उसमें नए नए चीजों का बदलाव हो रहा था या नया नया डेवलपमेंट हो रहा था. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट? और ये जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा था इसको हम कैसे समझेंगे? व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव? इससे क्या नतीजा निकला? ऑल्दो क्लियर नहीं था, पर क्या नतीजा निकला, ये सब चीजें जो है हम पढ़ेंगे इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहले ये जो वॉर हुआ इससे नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई. इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. अब क्या हुआ कि जब वॉर हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, और इसको कैसे फाइनेंस किया जा रहा था? वॉर लोन से. टैक्सेस बढ़ा पड़ा, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस. अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इनकम टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई. क्यों? क्योंकि वॉर हुआ था और वॉर से डिफेंस का खर्चा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो वो कहां से उसको हम पूरा करेंगे? उन्होंने उसमें वॉर लोन्स और टैक्सेस बढ़ाए. टैक्सेस करने के लिए उन्होंने क्या किया? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इनकम टैक्स लगा दिया. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड. अब जितने साल जो है जो लड़ाई चली उसमें जो कीमतें थी, प्राइसेस थे, वो बढ़ गए. डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918. मतलब 1913 से 1918 तक आते आते जो प्राइसेस थी वो डबल हो गई थी, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. और जिससे जो आम जनता थी उसको बहुत ज्यादा परेशानी होने लग गई थी. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर. गांव में क्या हो रहा था? अब गांव वालों को जैसे पकड़ पकड़ के सोल्जर बनाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा गांव में से लोग निकाल के उनको सोल्जर बनाया जाए, या जबरदस्ती जो है रूरल एरियाज में क्या कहते हैं भर्ती किया जा रहा था, तो जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लग गया. Then in 1918-19 and 1920-21, crops failed in many parts of India, resulting in the acute shortage of food. अब 1918 और 19 के और 1920 और 21 तक क्रॉप्स जो थे इंडिया में उसमें काफी टाइम फसल बर्बाद हो गई. अब जिससे क्या हुआ? खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई. दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. इसके बाद इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, जो हमारा पॉपुलेशन का सेंसस है जो 1921 में है, वो बताता है कि 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन्स एंड एपिडेमिक. अब सूखे और इस बीमारी की वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए और लगभग हाथ धो बैठे अपनी लाइफ से. पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर. अब लोगों को ये लग रहा था कि इनकी जो तकलीफें हैं, इनकी परेशानियां जो हैं, जैसे ही वॉर खत्म होगा खत्म हो जाएगी. बट दैट डिड नॉट हैपन. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. अब क्या हुआ? इसके बाद एक नए लीडर आए और उन्होंने फिर अपनी स्ट्रगल को जो है एक नया तरीका देकर स्टार्ट किया. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950. महात्मा गांधी जो हैं वो इंडिया लौट कर आए थे 1915 में जनवरी. एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन which he called सत्याग्रह. अब इन्होंने क्या किया था? जब ये लौट कर आए जनवरी में 1950 में, उससे पहले ये साउथ अफ्रीका में थे और वहां इन्होंने क्या किया था? वहां इन्होंने एक तरह से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको एक नोवेल मेथड, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ इंक्लूड किया, जिसको उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह. एक वहां जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक आंदोलन किया सत्याग्रह, जिसमें बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, और ये एक ऐसा तरीका था जिसमें लोगों का गुस्सा भी था
पर बहुत नोबल तरीके से था, तो इसको उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का क्या मतलब था? सत्याग्रह में बेसिकली फोर्स किया जा रहा था, एम्फसाइज किया जा रहा था कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा को सच जो है वही पता करना है। सच क्या है? It suggested that if the cause were true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. वो ये बताता है सत्याग्रह कि अगर जो भी कारण है वो सच है और हमारा स्ट्रगल जो है अगर वो इनजस्टिस के खिलाफ है, तो कोई भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर तुम सच्चाई के साथ हो तो तुम अगर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो उसमें किसी भी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। विदाउट सीकिंग विजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही को विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। उनका ये कहना था कि बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी वायलेंस के एक सत्याग्रही जो है पूरी वॉर को या पूरी बैटल को जीत सकता है बिना किसी फिजिकल फोर्स के, जिसको बोलते हैं वायलेंट ना होना। तो उनका ये था नॉन वायलेंस के थ्रू जो है हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। और ये कैसे कर सकते हैं कि हम जो सामने वाला है उसके कॉन्शियंस को जो है उसको बार बार अपील करें कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो इसलिए अगर तुम सच है तो तुम हमारी बात को सुनो। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. लोग उनको क्या करना था, चाहे लोग हो चाहे उनके ओपोनेंट्स हो, उनको इस तरह से कन्विंस करना था कि तुम सच्चाई को देखो, बजाय जबरदस्ती सच्चाई को एक्सेप्ट करवाने के वायलेंस के थ्रू वो ये कह रहे थे कि हम तुम्हें इतना कन्विंस कर देंगे कि तुम हम अपने आप सच्चाई को देखने लग जाओगे। हमारा जो परसुएशन है, हमारे जो कन्विंसिंग पावर है सच्चाई दिखाने की, वो उस वायलेंस के थ्रू ना होके कि तुम्हें जबरदस्ती ट्रुथ एक्सेप्ट कराया जाए, हम अपनी बातों से तुमको सच मतलब मनवाएंगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और इस स्ट्रगल से क्या हुआ, जो सच्चाई थी वो हमेशा जीतती थी। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल नेशंस। और महात्मा गांधी का ये मानना था कि ये जो धर्म है हमारा अहिंसा का, ये सारे इंडियंस को एक साथ ले आएगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने कई जगह सफल तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1960 में वो बिहार गए, वहां पर चंपारण जगह पे जाकर उन्होंने वहां के लोगों को बोला कि तुम ये जो तुम्हारे को प्लांटेशन सिस्टम करवाया जाता है इसके खिलाफ जो है तुम स्ट्रगल करो। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, अब ये ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या था कि जो वहां के लोग थे, जो किसान थे, उनको क्या बोला जा रहा था, या उनको जो ब्रिटिश थे वो क्या, यूरोपियंस थे वो क्या फोर्स कर रहे थे कि तुम इंडिगो जो है वो उसकी फसल लगाओ, ब्लू डाई बनाओ। यहाँ तक कि उनको जो है जो खाना है, जो क्रॉप्स होते हैं वो नहीं उनको उगाने दिए जा रहे थे, ना उनको उसके पेमेंट प्रॉपर मिल रहे थे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो इंडिगो वगैरह जो ग्रो कर रहे थे उससे जो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी थी वो जो है दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। तो महात्मा गांधी ने लोगों को वहां पर प्रेरित किया कि तुम जो है इसके खिलाफ स्ट्रगल करो। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat. इसी तरीके से 1917 में उन्होंने फिर एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, वहां के जो खेदा डिस्ट्रिक्ट के लोग थे गुजरात में उनको सपोर्ट करने के लिए। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue. अब क्या हुआ था, खेदा डिस्ट्रिक्ट जो था गुजरात में, वहां पे एक तो फसल खराब हो गई, दूसरा वहां पर प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी। तो जो लोग थे खेदा के वो बाकायदा जो है कर नहीं दे पा रहे थे एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, और ये मांग कर रहे थे कि वो जो रेवेन्यू या जो टैक्स कलेक्शन है उसमें छूट दे दी जाए। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers.
उसी तरह से 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, वहां पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया जो कि किसके लिए था, कॉटन मिल वर्कर्स।